Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss very important reaction, that is Cannizzaro reaction. तो students ये आपको बहुत ही ज़्यादा important reaction है, ये बहुत ही ज़्यादा आपके पेपर में भी आया होता है और इससे रिलेटेड जो है वो आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं टेस्ट में भी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स Cannizzaro रिएक्शन क्या होता है, आज के लेक्चर में मैं यही आप लोगों से डिस्कस करूंगी और इसके लिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है कि आपको Cannizzaro रिएक्शन आपका कौन से जो आपके पास रिएक्टेंट्स हैं वो आप लेंगे जो कि Cannizzaro रिएक्शन शो करेंगे और इसके लिए क्या बेसिक कंडीशन रिक्वायर्ड है, वो सारी बातें मैं आज के लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस करूंगी। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो है हम Cannizzaro रिएक्शन की डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि Cannizzaro रिएक्शन हम किसे कहते हैं और क्या होता है Cannizzaro रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स आपका सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस इज कॉल्ड Cannizzaro रिएक्शन। तो ये स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन है कि क्या कहा मैंने कि सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन मतलब जिसमें इटसेल्फ यानी कि खुद ब खुद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन मतलब दोनों रिएक्शंस जो हैं वो साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्यों कहते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि सेल्फ ऑक्सीडेशन हो रही हो और सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं साथ साथ, तो इटसेल्फ हो रहे होते हैं। तो इसी वजह से ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये होप्स हो कि आपको टर्म जो है वो क्लियर होगी कि सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हम इसको क्यों कह रहे हैं। अब दूसरी बात की क्या है कि एल्डिहाइड्स का, एल्डिहाइड्स जो हैं उसमें होंगे जो कि आपको क्या करेंगे, Cannizzaro रिएक्शन शो करते हैं कि सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इनके Cannizzaro रिएक्शन शो करेंगे। कौन, एल्डिहाइड्स, जिनके अंदर क्या होगा, हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, जिनके अंदर कोई अल्फा हाइड्रोजन ना हो, दे हैव नो अल्फा हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, यानी कि रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगा, बेस की प्रेजेंस में। लेकिन ऐसे एल्डिहाइड्स जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगी, तो ऐसे ही रिएक्शन ऐसे ही जो है आपके पास कंपाउंड्स हैं वो आपको Cannizzaro रिएक्शन शो करेंगे, इनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन जो है वो मौजूद नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपने स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि एल्डोल कंडेंसेशन में इसमें क्या होता था, हमारे पास बेसिक कंडीशन क्या होती थी कि अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होनी चाहिए। ऐसे जो है वो एल्डिहाइड्स ही आपको क्या देते थे, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते थे। लेकिन इस केस में क्या है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, ये एल्डोल कंडेंसेशन के ऑपोजिट है कि इसके अंदर क्या होता है कि अल्फा हाइड्रोजन जो है वो नहीं होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन जो है वो एब्सेंट होनी चाहिए। तो ऐसे ही एल्डिहाइड्स आपको क्या देंगे, Cannizzaro रिएक्शन देंगे, ठीक है। तो ये याद करवाने का मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि ये बिल्कुल ऑपोजिट है एल्डोल कंडेंसेशन से, ठीक है। और इसमें जो कंडीशन नेक्स्ट क्या है कि इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, बेस की मौजूदगी में ये रिएक्शन होती है। और इसमें जो बेस आप यूज करते हैं वो कौन सी यूज करते हैं, NaOH को यूज किया जाता है, ठीक है, मोस्टली। तो हम इसी वजह से इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, Cannizzaro रिएक्शन। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आपको इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो मैंने आपसे जो डिस्कस किया है वो आपको क्लियर हो गई है। अब मैं मजीद इसकी कंडीशन की तरफ आती हूँ। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि अगर आपसे को पूछे कि Cannizzaro रिएक्शन की क्या पहचान है, मतलब क्या कंडीशन है कि Cannizzaro रिएक्शन आपका प्रोसीड करेगा या रिएक्शन होगा, तो उसके लिए क्या है कि एल्डिहाइड्स आपने ऐसे लिए कि दैट हैव नो अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम जो है वो क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या आप कहेंगे कि एब्सेंट होना चाहिए, मतलब एब्सेंट हो, ठीक है। तो ऐसे जो है वो तभी Cannizzaro रिएक्शन जो है वो होगा, ऐसे ही एल्डिहाइड्स आपको Cannizzaro रिएक्शन शो करेंगे। अब इसको पॉइंट्स की फॉर्म में भी मेंशन किया गया है। तो स्टूडेंट्स ये आपको डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया स्टार्ट में कि इसको डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, इसी वजह से ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसके कंप्लीट स्टूडेंट्स रिएक्शन और इसके मैकेनिज्म की तरफ भी मैं आऊँगी, लेकिन कुछ ये 2-3 पॉइंट्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ कि हम इसको क्यों सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कह रहे हैं। तो इसके पीछे भी रीज़न मैं आपको बताती हूँ साथ में कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड्स आर इन्वॉल्व। इसमें क्या होता है कि 2 मॉलिक्यूल्स आप एल्डिहाइड्स के लेते हैं। पहले ये बात आपने याद रखनी है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड्स आर इन्वॉल्व, 1 मॉलिक्यूल इज रिड्यूस्ड, एक मॉलिक्यूल जो है वो रिड्यूस होता है और रिड्यूस होकर वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, टू करस्पॉन्डिंग अल्कोहल, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। और जो दूसरा मॉलिक्यूल है, आपने एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स दिए थे ना स्टार्ट में, मैंने आपसे बताया कि 2 मॉलिक्यूल आपको बताया कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड लेने हैं, ठीक है, इन्वॉल्व होते हैं। तो एक मॉलिक्यूल जो है वो रिड्यूस हो जाता है और दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। जो रिड्यूस होता है वो रिड्यूस होकर वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में, और जो ऑक्सीडाइज होता है वो ऑक्सीडाइज होकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलेट सॉल्ट में, ठीक है, कार्बोक्सिलेट सॉल्ट में, सॉल्ट ऑफ एन एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आपको जो सेकंड है क्या मिलता है, ऑक्सीडाइज्ड होके जो स्पीशी मिलती है वो क्या होता है, सॉल्ट ऑफ एन एसिड
एसिड होता है जिसको आप कार्बोक्सिलेट सॉल्ट भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं स्टूडेंट्स के इसके अंदर जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड्स इन्वॉल्व होते हैं इस रिएक्शन में। एक मॉलिक्यूल जो होता है वो रिड्यूस होता है और दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीडाइज होता है। जो मॉलिक्यूल रिड्यूस्ड होता है तो उसके रिड्यूस होने के बाद वो आपको क्या मिलता है, आपको करस्पॉन्डिंग उसका अल्कोहल मिल जाता है, और ऑक्सीडाइज जो होते हैं उसके रिजल्ट में आपको कार्बोक्सिलेट सॉल्ट मिल जाता है या सॉल्ट ऑफ एन एसिड मिल जाता है। ठीक है, तो होप सो कि स्टूडेंट्स ये पॉइंट आपका क्लियर है। और नेक्स्ट बात मैंने आपको बताई थी पहले ही कि क्या होता है कि ये रिएक्शन कैरी आउट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ 50% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, मतलब बेस की मौजूदगी में होता है एट रूम टेम्परेचर। तो अब स्टूडेंट्स हम इसके रिएक्शन की तरफ आते हैं और रिएक्शन को डिस्कस करती हूँ कि कैसे जो है वो कैनिज़ेरोस रिएक्शन हो रहा है, कंप्लीट रिएक्शन की तरफ भी आती हूँ और उसके फिर मैकेनिज्म की तरफ आती हूँ। तो ये स्टूडेंट्स रिएक्शन है जिसमें ये एग्जांपल के तौर पर हम इस रिएक्शन को ले रहे हैं। तो आप देखें कि यहाँ पर ये आपका फॉर्मल्डिहाइड हम ले रहे हैं। ये फॉर्मल्डिहाइड, कौन सा एल्डिहाइड हमने लिया, फॉर्मल्डिहाइड। अब इसके पीछे रीज़न क्या है कि हमने क्यों यही एल्डिहाइड क्यों लिया, हमने एसिटाल्डिहाइड क्यों नहीं लिया, तो इसके पीछे सारी बातें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी। लेकिन यहाँ पर देखें फॉर्मल्डिहाइड है। अब आपका ये जो कार्बोनाइल कार्बन है, तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये लेट्स सपोज मैं अगर एसिटाल्डिहाइड लेती हूँ, ठीक है, लेट्स सपोज एसिटाल्डिहाइड है, तो आपको पता है ये जो कार्बोनाइल कार्बन से नेक्स्ट कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन होता है। तो अब अल्फा कार्बन के पास यहाँ पर 3 हाइड्रोजन्स मौजूद हैं, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन्स मौजूद हैं, तो ये क्या होंगे, आपके पास अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे। ये एसिटाल्डिहाइड की मैं बात कर रही हूँ, तो ये तीनों जो है वो अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। तो अब क्या है कि इस कैनिज़ेरोस रिएक्शन की क्या पहचान थी कि इसके अंदर क्या एब्सेंट होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो आप देखें स्टूडेंट्स की ये जो आपका एसिटाल्डिहाइड है इसके अंदर तो अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, 3 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हैं। तो अब क्या होगा कि ये आपको कैनिज़ेरोस रिएक्शन शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। अब आपका फॉर्मल्डिहाइड के बारे में अगर हम देखें तो फॉर्मल्डिहाइड आपका वो एल्डिहाइड है जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। अब देखिए ये कार्बोनाइल कार्बन से नेक्स्ट कार्बन जो है कोई मौजूद नहीं है इसके अंदर। अब कार्बन ही अल्फा कार्बन ही मौजूद नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से मौजूद होगा, ठीक है। सो इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये इसके साथ अटैच है, इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन मौजूद है। स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है कि इसके अंदर कार्बन अल्फा कार्बन मौजूद नहीं है, अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। तो बेसिक कंडीशन अल्फा कार्बन की बात नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन स्टूडेंट्स इनके अंदर मौजूद नहीं है। सो इसी वजह से फॉर्मल्डिहाइड जो है वो आपको कैनिज़ेरोस रिएक्शन शो करेंगे, जबकि एसिटाल्डिहाइड जो है वो शो नहीं करता। इसके पीछे मैंने आपको रीजन बताई है, ये क्यों नहीं शो करा, क्योंकि इसके अंदर 3 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हैं। एक भी अगर अल्फा हाइड्रोजन होगी तब भी वो आपको जो है वो कैनिज़ेरोस रिएक्शन जो है वो नहीं देगी। तो आप देखें यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन्स मौजूद हैं, तो इसी वजह से ये भी आपको कैनिज़ेरोस रिएक्शन शो नहीं करेगा। एसिटाल्डिहाइड आपको कैनिज़ेरोस रिएक्शन नहीं देता। अक्सर ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है कि आपको कौन कौन सी स्पीशी जो है वो आपको दे रही है, तो आपसे आपको चॉइस दी जाती है। मतलब जैसे आपसे पूछा जाए कि फॉर्मल्डिहाइड या एसिटाल्डिहाइड में से कौन सा आपको कैनिज़ेरोस रिएक्शन देगा, तो आपने देखना है कि उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होनी चाहिए। तो आपने देखा कि यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड जो है वो उसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं थी, सो इसी वजह से आपको कैनिज़ेरोस रिएक्शन देगा। और एसिटाल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, सो इसी वजह से ये नहीं देगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ भी आती हूँ, लेकिन पहले मैं आपको ये रिएक्शन के बारे में कंप्लीट बता दूं कि जब हम इसका NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं स्टूडेंट्स बेस की मौजूदगी में फॉर्मल्डिहाइड का, तो क्या होता है कि 2 मॉलिक्यूल्स से मैंने आपको बताया ना 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं एल्डिहाइड के। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में। एक अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, मैथानोल मिल रहा है, मैथानोल मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक ही कार्बन जो है वो मौजूद है आपकी रिएक्टेंट साइड पे, तो इसी वजह से यहाँ पर जो है वो एक मतलब है तो दो मोल्स है ना, तो एक मोल जो है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है, सॉरी एक मोल ऑफ एल्डिहाइड जो है वो मैथानोल में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और दूसरा जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, उसी के सॉल्ट में, सॉल्ट ऑफ एन एसिड, सॉल्ट में नहीं सॉल्ट ऑफ एन एसिड आपको मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा आपको सॉल्ट मिल जाएगा, सोडियम फॉर्मेट, इसका नाम क्या होगा, सोडियम फॉर्मेट। ये वाला पार्ट जो है वो क्या है आपको पता है, ये H जो लगा होता है इसको हम क्या बोलेंगे, फॉर्मेट। अगर यहाँ पर CH3 लगा होता है तो हम इसको बोलते हैं एसीटेट, ठीक है। तो ये सोडियम फॉर्मेट जो है वो आपको मिल गया, जो कि सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ एन एसिड है, ठीक है। तो ये आपको ऑब्टेन हुआ। तो ये होप्स हो कि स्टूडेंट्स जो है फर्स्ट रिएक्शन आपको ये क्लियर हो गया है। तो एक आपने क्या पढ़ा था कि जो आपका एक मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड का वो रिड्यूस होता है और रिड्यूस होकर आपको क्या देता है, अल्कोहल देता है, और दूसरी जो स्पीशी है वो ऑक्सीडाइज होती है। दूसरा जो मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड का वो ऑक्सीडाइज होकर क्या आपको दे देता है, सॉल्ट ऑफ एन एसिड दे देता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि आपको जो है रिड्यूस होके रिड्यूस्ड हुआ तो आपको क्या मिला,
अल्कोहल मिला, और जो दूसरी स्पीशी है ये ऑक्सीडाइज्ड होके आपको क्या मिला, आपको ऑक्सीडाइज्ड होके ये क्या मिला, सॉल्ट ऑफ एन एसिड। तो ये आपने लिख लिया, एक रिड्यूस्ड स्पीशी मिली और एक ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, प्रोडक्ट आपको, मतलब एक ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट मिली और एक रिड्यूस्ड प्रोडक्ट मिली, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं एग्जाम्पल की तरफ आती हूँ, जो कि आपके पास क्या है, बेंजल्डिहाइड है। तो स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट जो है हमारा ये रिएक्शन सेकंड है। ये यहाँ पर गलती से मैंने डबल बॉन्ड शो कर दिया, ये कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड इसको आप लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर फिर डबल बॉन्ड शो करेंगे, C डबल बॉन्ड O, एंड फिर यहाँ पर H शो कर देंगे, ठीक है। ये आपने बेंजीन के ऊपर जो है C डबल बॉन्ड O एंड H एल्डिहाइड ग्रुप लगा देना है, C डबल बॉन्ड O एंड H, और ये सिंगल बॉन्ड है, इसको डबल नहीं कंसिडर कीजिएगा, ये गलती से लग गया, इसको सिंगल बॉन्ड आप कर लें, ठीक है। यानी कि आपने कैसे बनाना है, ये मैं यहाँ पर दोबारा से बना देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये आपने बेंजीन ली, बेंजीन के ऊपर जो है ये आपने एक सिंगल बॉन्ड के साथ C डबल बॉन्ड O एंड H, ये आपने एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया है। इसको हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप लगा जब बेंजीन के ऊपर, तो इसको नाम क्या बोलेंगे, बेंजल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, बेंजल्डिहाइड। तो होप सो कि ये क्लियर हो गया। अब देखें स्टूडेंट्स कि यहाँ पर अगर मैं इसको ओपन करके आपको दिखाऊं कि ये आपका जो बेंजल्डिहाइड है, मैं इसको अगर यहाँ पर लेट्स सपोज मैं इसको ओपन करती हूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे ये कार्बन है, ये कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बोनाइल ग्रुप है, और ये H, तो ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, और ये कार्बन है। अब ये कार्बन, ये वाला भी कार्बन, इसको खोल के बनाने का मकसद जस्ट ये है कि आपको पता चले कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ठीक हो गया। और आपको पता है कि अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स हैं वो मौजूद होते हैं बेंजीन रिंग में, तो ये डबल फिर सिंगल, फिर ये डबल फिर सिंगल, फिर ये डबल और फिर ये सिंगल। अब आप देखें कि यहाँ पर ये कार्बोनाइल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन क्या होती है, अल्फा कार्बन होती है, ये मैंने भी आपसे डिस्कस की है। ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप है ना, तो कार्बोनाइल ग्रुप से कार्बन से नेक्स्ट जो कार्बन होता है वो फंक्शनल ग्रुप जो ये है आपका कार्बोनाइल ग्रुप, ये इसके साथ जो कार्बन होता है ये अल्फा कार्बन है। अब देखें यहाँ पर अल्फा कार्बन जो है इसने चारों बॉन्ड्स जो बनाए वो सिंगल, ये 3 सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, एक पाई बॉन्ड है। अब देखें कि यहाँ पर कोई भी, यानी कि इसकी कार्बन की सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, लेकिन बाकी तो चले यहाँ पर मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, और इधर भी मौजूद है, लेकिन इस वाले ये अल्फा कार्बन में कोई भी हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। सो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, एब्सेंट है। क्या है, अल्फा हाइड्रोजन इज एब्सेंट। तो अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होनी चाहिए, यही तो पहचान थी। कैनेजोरिस रिएक्शन आपको ऐसे एल्डिहाइड्स देते हैं जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होती है। तो आपने देख लिया कि आपका ये जो बेंजल्डिहाइड है ये आपको कैनेजोरिस रिएक्शन क्यों दे रहा है, क्योंकि इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन जो है वो एब्सेंट है। अब क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, इसी तरह इसके भी 2 मोल्स ले लेंगे, NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे जब अब इसका, तो अब रिएक्शन होगा और आपको एक जो है वो क्या मिल जाएगा, रिड्यूस्ड प्रोडक्ट मिलेगी और एक ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट मिलेगी। रिड्यूस्ड प्रोडक्ट जो है वो आपका मिलेगा अल्कोहल, और जो कि इस केस में क्या होगा, बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल कैसे होगा कि जब आपका बेंजीन के ऊपर CH2 ग्रुप लगता है, स्टूडेंट्स इसको हम ग्रुप को क्या कहते हैं, बेंजाइल, और जब साथ में OH लग गया है इसके साथ, तो ये क्या होगा, बेंजाइल अल्कोहल। होप्स ओके स्टूडेंट्स, ये क्लियर हो गया। ये आपकी रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है, और दूसरी ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट होती है जो कि सॉल्ट ऑफ एन एसिड होता है। तो इस केस में जो है वो आपका सॉल्ट ऑफ एन एसिड क्या होगा, सोडियम बेंजोएट, ये सोडियम होगा, और ये जो है वो बेंजीन के ऊपर जो है वो ग्रुप ये लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव ग्रुप, तो ये बेंजोएट है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, सोडियम बेंजोएट, जो कि सॉल्ट है ऑफ एन एसिड, ठीक है। तो होप्स कि स्टूडेंट्स जो ये मैंने आपको से डिस्कस किए हैं दोनों रिएक्शंस जो कि कैनेजोरिस रिएक्शन आपको शो कर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन जो है वो एब्सेंट है, तो ये आपको क्लियर हो गए हैं स्टूडेंट्स। इसी तरह आप मजीद एग्जांपल्स ले सकते हैं जिनमें आपने देखना है कि जो है ऐसे एल्डिहाइड्स आप लेंगे जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो, तभी वो रिएक्शन शो करेंगे। अब मैं इसके मैकेनिज्म की तरफ आने लगी हूँ, या आप एक तरह से एग्जांपल्स भी के तौर पर भी इन रिएक्शंस को ले सकते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं इसके मैकेनिज्म को कंप्लीट 1 बाय 1 इसके स्टेप्स के थ्रू जो मैं आप लोगों को क्लियर करने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स जो है मैकेनिज्म है, हम स्टार्ट लेते हैं, इसके मैकेनिज्म की तरफ आते हैं। तो मैकेनिज्म को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें 3 मेन स्टेप्स जो हैं वो इसके इन्वॉल्व हैं इसके मैकेनिज्म में। तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या देखेंगे कि आपके पास जो आपने अभी देखा था रिएक्शन में कि NaOH के साथ हम रिएक्शन करते थे बेस के साथ। अब बेस का रिएक्शन क्यों हो रहा है, तो
तो ये देख लें स्टूडेंट्स, ये आप सॉरी ये रिएक्शन मैं आपको दोबारा से दिखा रही हूँ कि NaOH की मौजूदगी में हो रहा था। तो NaOH आपको क्या प्रोवाइड करती है, ये बेस के तौर पर एक्ट करती है, बेस होती है बेसिकली। तो ये OH आपको देगी, ठीक है। बेस क्या देती है आपको, OH देती है, ठीक है, OH नेगेटिव आयन। तो अब यहाँ से यही OH नेगेटिव आयन जो है ये आपको ऑब्टेन होगा। और फर्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं कि स्टेप नंबर 1 में ये OH नेगेटिव जो है ये आपके फर्स्ट यूनिट जो है 2 यूनिट्स थी ना एल्डिहाइड की, तो एक पहला जो मॉलिक्यूल है फर्स्ट यूनिट जो है एल्डिहाइड की आप लोगों ने ले लेनी है, ठीक है, और ले लेनी है। और यहाँ पर ये जो OH है ये OH नेगेटिव यहाँ पर ये करेगी, अटैक करेगी, ठीक है। ये अटैक करेगी किसके ऊपर, कार्बन सेंटर पे। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा इसके ऊपर, पार्शियल नेगेटिव होगा इस ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये यहाँ पर स्टूडेंट्स OH नेगेटिव जो है वो अटैक करेगी कार्बन के ऊपर। तो आपने ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर ये जो अटैक होगा ये अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल है। ये यहाँ पर OH नेगेटिव जो है यहाँ पर ये एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स, जो बेस होती है वो क्या करती है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये OH एक्ट कर रही है एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये मैं आपको बता दी क्यों न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये कार्बन सेंटर पर अटैक कर रही है। आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है कार्बन, तो ये इस पर अटैक हो रहा है, ये हाइड्रोजन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर रही। सो इसी वजह से हम इसको बेस नहीं यहाँ पर बोल रही, मैं कह रही हूँ अटैक ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये इसी वजह से इसको एज अ न्यूक्लियोफाइल हम एक्ट करवा रहे हैं। तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल हो रहा है, OH नेगेटिव जो है वो अटैक कर रही है कार्बन सेंटर पे। तो अब क्या होगा कि कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, 1 2 3 और 4। तो अब आपको पता है ये 4 बॉन्ड्स तो बने हुए हैं, लेकिन ये पांचवा जब अटैक 5वां बॉन्ड बनेगा तो ऑटोमेटिकली एक बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा। अब आपको पता है पाई बॉन्ड जो वीक बॉन्ड होता है तो ये ब्रेक हो जाएगा, तो ये इसकी जगह यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पर नेक्स्ट ऑक्सीजन के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट आपको क्या मिला कि कार्बन के साथ एज इट इज ये दोनों हाइड्रोजन जो है एज इट इज लगे हुए, ये ऑक्सीजन OH ने जो इसके ऊपर अटैक किया तो ये थर्ड OH इसके साथ आ गया और ये ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया है और आपके पास ये कम्प्लेक्स एनाइन है, इसकी फॉर्मेशन हुई है। तो फर्स्ट स्टेप में आपने देखा स्टूडेंट्स की मैंने पॉइंट की फॉर्म में ऊपर ही मेंशन कर दिया ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो फर्स्ट क्या हुआ कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल हुआ एंड फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्स एनाइन। ये फर्स्ट स्टेप में हुआ कि कम्प्लेक्स एनाइन जो है, देखिए ना आपका ये एनाइन जो है वो जो कम्प्लेक्स आपके पास बना है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसी वजह से कम्प्लेक्स एनाइन की फॉर्मेशन हुई है आपके फर्स्ट स्टेप में। अब स्टेप नंबर 2 में आपने क्या किया कि आपने सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड ले लिया। क्या लिया आपने? सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड लिया, उसके साथ जो है ये कम्प्लेक्स एनाइन का रिएक्शन हुआ है। तो एनाइन ट्रांसफर्स अ हाइड्राइड आयन टू द सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। तो आपका ये जो एनाइन बना है, कम्प्लेक्स एनाइन बना है, ये क्या करेगा स्टूडेंट्स के हाइड्राइड आयन को शिफ्ट कर देगा सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड में। कैसे, ये मैं भी आपको बताती हूँ कि होगा क्या कि ये आपका नेगेटिव चार्ज था, ये यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, कार्बन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की बजाय कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर क्या होगा कि कार्बन की चारों बॉन्ड्स पूरे हो जाएंगे, वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो ये वाला जो हाइड्राइड आयन है ये क्या करेगा, ये शिफ्ट कर जाएगा, किधर चला जाएगा, इस कार्बन के साथ, ठीक है, ये शिफ्ट हो जाएगा टू द सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, तो इसके पास चला जाएगा। तो अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं कि ये आपने देखा कि ये कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन गया और ये वाला इसके साथ जो हाइड्रोजन लगा हुआ था और ये OH एज इट इज बन गया। तो यानी कि ये आपको क्या मिल गया, फॉर्मिक एसिड मिल गया। क्या मिला फॉर्मिक एसिड। और ये वाला जो एक हाइड्रोजन यहाँ से हाइड्राइड आयन की फॉर्म में यहाँ से शिफ्ट हुआ था, ठीक है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके गया, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि इसकी फॉर्म में ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, क्योंकि कार्बन ने अपने 4 बॉन्ड्स पूरे बना लिए, तो ये वाला इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज ये इसके ऊपर शिफ्ट हुआ, H नेगेटिव की फॉर्म में ये जाके इसके साथ अटैच हो गया। और ये आपको क्या मिला, CH3, और साथ में ये जब इसके ऊपर जाके अटैच हुआ तो मैंने आपको बताया ये चौथा बॉन्ड, 4 बॉन्ड की बजाय ये 5वां था, ये वाला बॉन्ड फिर यहाँ से दोबारा से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। होप सो कि स्टूडेंट्स, ये पॉइंट अब आपको क्लियर हो गया। मैं एक दफा रिपीट कर देती हूँ कि आपका सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड आपने सेकंड स्टेप में लिया, उसमें जो है कम्प्लेक्स एनाइन जो था वो कैसे अटैक करेगा कि इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड आयन वो शिफ्ट होगा सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड। कैसे, जब आप देखें कि ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था वो यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो ये कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन गया और तीसरा और चौथा बॉन्ड ये कार्बन ने बनाया हुआ था। अब ये 5वां बॉन्ड था, ये ब्रेक होकर इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज, ब्रेक क्या मतलब कि शिफ्ट हो जाएगा हाइड्राइड आयन इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर। तो ये इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड आयन जो है वो ये सेकंड मॉलिक्यूल जो है वो शिफ्ट हो जाएगा टू द हाइड्राइड आयन शिफ्ट हो जाएगा टू द सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। तो अब ये यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे, अब ये तीसरा भी आ गया, तो ये CH3 बन गया। और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कैसे आया कि 4 बॉन्ड इसके बने हुए थे, ये 5वां बॉन्ड बनने जा रहा है तो ये ऑटोमेटिकली ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये शिफ्ट हो जाएगा, बेसिकली शिफ्ट हो जाएगा और के ऊपर नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में। होप सो कि यहाँ तक स्टेप्स आपको सारे क्लियर हैं।
तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये क्या बना CH3O नेगेटिव, तो ये आपका एल्कोक्साइड आयन बना, जो कि क्या है बेसिकली यहाँ पर मेथॉक्साइड आयन। ये क्या होगा, मेथॉक्साइड आयन जो है इसकी आपकी फॉर्मेशन हो गई। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप में आप देखेंगे स्टेप नंबर 3 में कि ये एब्स्ट्रैक्शन होगी प्रोटॉन की बाया बेस। कैसे कि अब आपका मेथॉक्साइड आयन को आपने नीचे उतार लिया, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पर आपका ये जो फॉर्मिक साथ में जो आपने अटैच किया है, ये फॉर्मिक एसिड है, इसको मैंने इस तरह से लिख दिया HC+O and OH। किस लिए इसके यहाँ पर इस तरह लिखा है कि मैं आपको बताती हूँ इसका पीछे क्या पर्पज़ है कि आपका जो एब्स्ट्रैक्शन होगी प्रोटॉन की बाया बेस, यहाँ पर ये जो मेथॉक्साइड आयन है स्टूडेंट्स, ये एक्ट करेगी एज अ बेस। ये आपका क्या है, मेथॉक्साइड आयन है। ये आपने याद रखना है इस पॉइंट को कि आपका जो मेथॉक्साइड आयन है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये एक्ट करेगी एज अ बेस। बेस क्या होती है, मैंने भी आपको स्टार्ट में बताया है कि बेस की और न्यूक्लियोफाइल की क्या पहचान होती है कि बेस क्या करती है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पर ये क्या होगा कि ये जो है यहाँ से क्या करेगी, प्रोटॉन ले लेगी। ये जो है पार्ट क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस पर आ जाएगा, ये पार्शियल पॉजिटिव है। तो अब ये क्या करेगी, यहाँ से प्रोटॉन को जब एब्स्ट्रैक्ट करेगी, हाइड्रोजन ले लेगी, तो ये क्या हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैथानॉल में। ये मेथॉक्साइड आयन था CH3 एज इट इज, तो यहाँ से O नेगेटिव और यहाँ से H लिया, तो ये मेथानॉल में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपको एक प्रोडक्ट जो है वो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल गई, जो कि क्या थी, मेथानॉल, जो कि आपको रिड्यूस्ड प्रोडक्ट मिली थी, जो कि मेथानॉल थी। और ये जो अब नेगेटिव ये सॉरी बॉन्ड है, ये इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्जेस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा, तो ये आपके पास बन गया फॉर्मेट आयन, HC+O and O नेगेटिव की फॉर्म में ये आपको फॉर्मेट आयन जो है वो आपको ऑब्टेन हुआ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने देखा कि ये बेस के तौर पर क्यों एक्ट, देखें इसको हम बेस कह रहे हैं इस मेथॉक्साइड आयन को, क्योंकि ये इसने प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया, इसी वजह से इसको हमने बेस कहा है, ठीक है, इस मेथॉक्साइड आयन को। अब नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि अब क्या होगा, जब हम NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे इसका, तो अब क्या करेगा, यहाँ से क्या करेगा, प्रोटॉन O नेगेटिव क्या करेगा, ये Na पॉजिटिव आयन जो है यहाँ से ले लेगा, ठीक है। तो Na पॉजिटिव यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो HC+O and O नेगेटिव Na पॉजिटिव बन गया। तो होप सो कि स्टूडेंट्स ये पॉइंट अब आपको क्लियर हो गया कि यहाँ से ये बना। अब बचा अब आपके पास क्या, OH बच गया यहाँ से, तो OH दोबारा से यानी कि OH नेगेटिव जो है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल, अब आप इसको बेस तो नहीं कहेंगे बल्कि आप क्या कहेंगे, बेस के बजाय ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर यहाँ पर एक्ट करेगा और ये दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा। मतलब जो स्टार्ट में आपने यूज़ किया था स्टेप नंबर 1 में, वो दोबारा से अब आपको मिल गया है। अब फिर इस तरह से रिएक्शन होता जाएगा और इस तरह से जो है प्रोसेस चलता जाएगा। और होप्स हो कि स्टूडेंट्स आपने देख लिया कि आपको इस रिएक्शन में कैसे जो है वो दोनों प्रोडक्ट्स मिली। एक जो है वो आपको रिड्यूस्ड प्रोडक्ट मिली और दूसरी आपको ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट मिली। एक आपको मेथानॉल मिला जो कि आपकी रिड्यूस्ड प्रोडक्ट थी और दूसरा आपकी ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट मिली जो कि सॉल्ट ऑफ एन एसिड था, जिसको हम सोडियम फॉर्मेट कह रहे हैं। तो इस केस में सोडियम फॉर्मेट आपको ऑब्टेन हुआ। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है वो आपको क्लियर हो गया है। इस लेक्चर से रिलेटेड स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या आपका कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।